पार्ट 2 जानने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखें। त्रासदी के बाद करीब 1 साल तक दादी पोती ने उन लोगों का रास्ता देखा जहां से हो सके जानकारी निकालने की कोशिश की। अखबारों में इश्तेहार दिया। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के हर बड़े शहर में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और बीमार दादी को छोड़कर मैं भी कहाँ जाती। जिस परिवार में रिश्ता हुआ था उनसे उम्मीद थी, पर वे तो और अधिक निश्चिंत दिखाई पड़ते थे, जैसे सारी प्रॉपर्टी की हकदार मेरे हो जाने का उत्सव मना रहे हैं। दादी बिल्कुल इस सच को स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं थी कि पूरा परिवार नहीं रहा, और इसी के चलते उन्होंने मुझे लेकर हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। पर तब रामधन जी अड़ गए। कहने लगे, अगर आप इस तरह जाओगे तो मैं मेरे बेटे की सगाई किसी और से कर दूंगा। दादी को तो धुन सवार थी, अतः रामधन से बोली, मेरे होने वाले दामाद को हमारे साथ भेज दो। और हाँ, सारे प्रॉपर्टी के कागजात रामधन जी को दे दिए और उनसे कहा, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही होगी, बस मुझे अपने परिवार को ढूंढ कर लाने दे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वह अपने बेटे को हमारे साथ भेज ही देंगे। उस समय उन्होंने ऐसा ही किया। सारी प्रॉपर्टी और ज़रूरी कागजात रामधन जी को देकर उनके बेटे को साथ ले हम लोग हरिद्वार की ट्रेन में बैठ गए। 2-3 स्टेशन तक वह साथ ही था, फिर अचानक से गायब हो गया। मैं समझ गई थी कि वह वापस चला गया है, पर दादी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हरिद्वार में कुछ दिनों तक होटल में रहे। पास के पैसे ख़त्म होने पर वह किराए का कमरा लिया। शुरू से अंत तक दादी को लगता था कि वह वापस आ जाएगा। उस दिन दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। जिस दिन मैंने आपको कमरे में ले जाने की ज़िद की थी, वह पागलों जैसी हो गई थी। तुम्हारे पास गन कैसे आई? इतने दिनों में मैंने पहली बार उसे इतना बोलते हुए सुना था। हरिद्वार में आने के बाद दादी चाहे जब उन लोगों को ढूंढने निकलने का बोलती, साथ में मुझे भी जाना पड़ता। कई प्रकार के लोगों की आंखों का सामना करना पड़ता था। कई बार अपरिहार्य स्थिति का भी सामना करना पड़ता। एक रात जब हम दोनों घाट पर से आ रहे थे, तो हमारे घर के थोड़ी दूर पर एक होटल के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं और दादी गाड़ी के पीछे हो गए। उन्होंने गन भी निकाली और चलाई भी। एक व्यक्ति को शूट भी किया और फिर गन वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने उठा ली और अपने पास रख ली। तुम्हें डर नहीं लगा? कभी गलती से चल जाती तो? कैसे चल जाती? वह तो खाली गन है। क्या है भगवान, मतलब मैं एक खाली गन के चक्कर में स्वाहा हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधीर बोला, आप निश्चित रहिए, दीदी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तभी माँ आ गई। माँ ने कहा अब बाकी बातें बाद में, अभी सब नहा लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे बाजार लेकर गया। कपड़े, जूते, फ़ोन दिलाए। वहाँ से हम मेरे ऑफिस में इत्मीनान से बैठे। फिर मैंने कहा, सुधीर अब बताओ, जैसे ही तुम्हें होश आया तुमने क्या किया? मैंने घर पर फ़ोन लगवाया पर किसी ने नहीं उठाया। फिर पास में भी रामधन चाचा के यहाँ फ़ोन लगाया पर रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया। अच्छा यह बताओ, रामधन किस प्रकार का व्यक्ति है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? वह एक दबंग टाइप का व्यक्ति है। पापा तो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर दादी के पुराने रिलेशन होने की वजह से बचपन में ही दीदी की सगाई कर दी थी। मुझे लगता है वहाँ जाकर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब तुम यह मानते हो कि तुम अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे? लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, अभी तुम कमज़ोर हो, थोड़े दिन आराम करो, बच्चों के साथ इंजॉय करो, मैं कुछ प्लान करता हूँ। ठीक है, आपके वैसे ही बहुत सारे एहसान हैं हम पर। देखो जो भी हो वह मेरी पत्नी है। हमारे रिलेशन जो भी हों, मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकता। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है सर, पर मेरे और दीदी के डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे सर कहोगे? फिर क्या कहूँ? जैसा तुम ठीक समझो। मैंने कुछ सोचकर कहा था। 8 दिन लगे मुझे पूरी प्लानिंग करने में और सुधीर को सेटल करने में। अब वह ठीक था।
इन दिनों वे वहाँ माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी। अब तो थोड़ा किचन में भी काम करती थी। काफ़ी दिनों के बाद माँ को खुश देख रहा था। 8 दिन बाद मैं और सुधीर प्लेन से इंदौर पहुँचे। सुधीर को होटल में छोड़ा। टीम पहले से तैयार थी। हम लोगों ने रामधन जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड डाली, जिसमें नकदी जेवर, कई सारी प्रॉपर्टीज़ के अनेक लोगों के नाम पर कागजात जब्त किए। सूची बनाते समय कई दूसरे लोगों के पेपर भी निकले। वह गिड़गिड़ाने लगा। एक अलमारी से नीता और सुधीर की प्रॉपर्टी एवं एजुकेशन के कागजात भी मिल गए। आय से अधिक इनकम का केस था। नीता की माँ की ज्वेलरी ना मैं पहचानता था ना सुधीर। अब नीता की आवश्यकता पड़ी तो माँ को कॉल किया। अगले दिन माँ, नीता, नैनी, आरती दोनों बच्चों को लेकर आ गई। कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। आगे लेने गया ऑफिसर बैठा था। कार के एक तरफ से आरती उतरी, एक तरफ से माँ। दोनों ने एक एक बच्चे को ले लिया था और आखिर में वह उतरी। ग्रीन कलर की साड़ी, लंबी चोटी, गजरा, माँ का सोने का नेकलेस, हाथ भरकर चूड़ियाँ, एक और गहना पहना था, मंगलसूत्र। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही थी। आज मेरी उस पर से आंखें क्यों नहीं हट रही थी। ज्वेलरी, मकान की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब लेकर रामधन जी को उनकी जगह पर पहुंचाकर हम सब नीता के घर गए। घर खोलने के बाद वहां के ऑफिसर को सफाई का जिम्मा दे दिया। बहुत ही सुंदर मकान था। कुछ लोकल रिश्तेदार मिलने भी आ पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर हम होटल पहुंचे। सुधीर कह रहा था कि अब मैं और दीदी यहीं रह जाते हैं। मैंने पूछा, और फिर क्या करोगे? सुधीर ने कहा, मतलब तुम्हारी दीदी, बच्चों और तुम्हारा खर्चा भी तो लगेगा। मैं कोई जॉब कर लूँगा, फिर क्या करोगे? सुधीर ने हैरान होकर पूछा, फिर मतलब? मैंने कहा, कुछ समय बाद तुम शादी करोगे, तुम्हारी बीवी आएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी दीदी 2 बच्चों को अकेले पाल लेगी। लोगों को क्या जवाब दोगे? किसके बच्चे हैं? कौन पिता है? मुझे पता है अभी तक तुमने सभी लोगों के सामने मुझे सर कहा है। तुम्हारी दीदी की मांग में सिंदूर है और बच्चों के बाप का नाम भी भविष्य में ज़रूरी हो जाएगा। तब क्या करोगे? और मैं इतने छोटे बच्चों को माँ से अलग नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है रामधन चुप बैठेगा? कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता है। मेरी सारी बातें सुनकर वह बोला, फिर? अब वह सच में चिंतित था। इन सब मामलों में वह तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ना जाने किस सोच में गुम थी। उसने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। अब मैंने कहा, मैं मकान को साफ करवाकर किराए पर चढ़वा दूंगा। प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी सब लॉकर में रख देते हैं। जो ज़रूरी है उसे लेकर अभी आप सब दिल्ली आ जाइए और मुझे यहीं से एक ऑपरेशन के लिए निकलना है। सुधीर ने चिंतित होकर पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक काम फिक्स कर दिया है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। वे दोनों मेरा मुंह देख रहे थे। समय समय पर यहाँ आते रहना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को रात की फ़्लाइट से बुकिंग करवा दी थी और वो वापस चली गई। जाने से पहले वह मेरे कमरे में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप चली गई। इस बार का ऑपरेशन बहुत ही ख़तरनाक था। 2 गोली लगी थी मुझे, एक हाथ में और एक बिल्कुल दिल के पास। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। 3 महीने बाद घर पहुंचा था। अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। माँ बच्चों में व्यस्त रहती थी और वह घर को संभाले हुए ऊपर के कमरे में। सुधीर एडजस्ट हो गया था। उसको जॉब भी अच्छी लग रही थी। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक समय था जब घर में मैं और माँ बस 2 जन ही रहते थे, और अब नीता, दोनों बच्चे, सुधीर, नैनी, आरती, भरा पूरा परिवार लगता है। ऐसा लगता था जैसे एक फैमिली पूरी हो गई हो, पर इसमें मैं मिसिंग था। अब जब नीता की नज़रें मेरी तरफ उठती थी तो उनमें एक सवाल होता था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैं कतरा कर निकल जाता था।
एक दिन माँ ने मेरी क्लास ले ली। कहने लगी, इसकी क्या गलती है, तू उसे लाया। तेरे सुंदर सुंदर दो प्यारे बच्चे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। उसे और अपने आप को किस बात की सज़ा दे रहा है। मैं माँ की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर माँ जिद पर अड़ गई तो मैंने गुस्से में कह दिया कि माँ, अपने बच्चों को लाना था तो उसे लाया था, बस मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जवाब देकर पलटा तो दोनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। नीता की आंखों से जहां अविरल अश्रु बह रहे थे, वहीं सुधीर हक्का बक्का खड़ा था। दोनों चुपचाप पलटकर चले गए। अगली सुबह नींद देर में खुली। घर में बहुत शांति थी। माँ हॉल में चुपचाप सिर पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ से कुछ पूछा तो उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। आरती ने बताया, सुधीर और नीता दोनों बच्चों को लेकर चले गए हैं। एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। परिस्थितियों के साथ कुछ उम्मीदें मैंने ही पाल ली थी। अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब मेरे बिना रहने लायक हो जाएंगे तो मैं आपके पास लौटा दूंगी। पूरे 6 महीने बीत गए उनको गए हुए। इस बार दिल्ली में ठंड ज़्यादा थी। मुझे ऑफिस में ही काम करना होता था। लास्ट ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए टाइम से घर पहुंच जाता था। काश कहीं से उनकी कोई खबर मिल जाए। पता ही नहीं चला कब वह मेरी ज़रूरत बन गई थी। बच्चों को भी मिस करता था। यह ज़रूर था कि मैंने उन्हें कभी गोदी में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे डर लगता था। पर मेरे सामने थे, उन्हें देखकर सुकून मिलता था और मैं उसी में खुश था। इन 6 महीनों में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया उनको। 4 चक्कर तो इंदौर के लगा लिए और वहाँ पर लोगों को बोल भी रखा है कि जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दें। उस दिन के बाद से माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मेरी पुरानी स्थिति वापस आ गई थी। माँ और मेरे बीच फिर वही सन्नाटा था। उसकी और बच्चों की कई चीज़ें घर में कहीं भी मिल जाती और उनकी याद आ जाती थी। माँ मुझसे बात नहीं करती थी, पर आरती से बोलकर हमारी बातचीत होती थी। एक दिन आरती बोली, माँ जी चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती हैं। एक रेल यात्रा का ग्रुप है, अच्छे से ले जाएंगे। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, पर मैंने कहा, आरती मैं माँ को अकेले नहीं भेज सकता। तुम अपने घर में पूछ लो, माँ के साथ चली जाओ, मैं भी निश्चित रहूँगा। यात्रा पर जाते समय जब मैंने उन्हें गले लगाया तो उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत समय तक रोते रहे। माँ की यात्रा का 2 महीने का टूर था। 2 महीने मुझसे अकेले रहना था। 4 दिन इसी तरह बीत गए। 4 दिनों में मुझे न खाना खाने का होश था, न ऑफिस से घर जाने का। साथ के ऑफिसर जो लाते वही खा लेता। देर रात तक काम करता रहता। खाली घर काटने को दौड़ रहा था। आज भी बहुत लेट आया था, चुपचाप जाकर पलंग पर सो गया। पर यह नींद कहाँ आ रही थी। बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के विषय में सोचता रहा। अभी तक जो किया सही किया या गलत किया, अजीब सा बन गया हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरा शरीर यहाँ है और रूह ना जाने कहाँ है। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त। बहुत देर तक तो टालता रहा। जब घंटी बजना बंद नहीं हुआ तब चिढ़कर उठा और भड़ाक से दरवाज़ा खोला। सामने माँ को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माँ तुम इतनी जल्दी, कुछ हो गया क्या? तबीयत ठीक है? क्या हुआ माँ, कुछ बोलो तो सही। आरती, माँ ऐसे जल्दी कैसे आ गई, जल्दी बताओ। माँ बोलो तो सही क्या हुआ। तभी पीछे से सुधीर दिखाई दिया और वह उसके पीछे थी। दोनों की गोद में मेरे बच्चे थे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। बच्चे के जैसे रोने लगा था मैं। अब रास्ता भी छोड़ेगा, मेरी बहू को अंदर जाने देगा। मैं आज फिर से माँ के गले लगकर रो पड़ा, पर आज यह आंसू खुशी के थे। सबके अंदर जाने के बाद मैं सुधीर पर बरस पड़ा। कहाँ चले गए तुम? इस तरह जरा भी नहीं सोचा हमारा क्या हाल होगा? कहाँ थे इतने दिन? जवाब दो। तुम्हारी बहन तो पागल है, तुम भी पागल हो गए थे क्या? आज पहली बार मैंने अपने बच्चों को गोदी में लिया, खूब प्यार किया।
वह अभी भी चुपचाप साइड में खड़ी थी। हरिद्वार शांति कुंज में सुधीर ने नौकरी कर ली थी। दोनों भाई बहन बच्चों के साथ वहीं पर कमरा लेकर रह रहे थे। माँ ने अपनी यात्रा के चौथे दिन ही उन्हें पकड़ लिया और यात्रा स्थगित करके दिल्ली ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से जो मैं चाह रहा था वह हो गया था। घर की खुशियाँ लौट आई थी। हम दोनों की स्थिति ऐसी थी कि हम बात तो करना चाहते थे, पर कैसे और क्या शुरुआत करें समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी चल रहा था और वह अपने आप में। जीवन वापस रेगुलर परिपाटी पर चल पड़ा था, जिसमें हम अजनबी नहीं तो पति पत्नी भी नहीं थे। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके साथ खेलना ही घर आने के बाद का मुख्य कार्य हो गया था। मेरी बेटी अनुष्का तो मेरे घर आते ही मेरी गोदी में चढ़कर बैठ जाती और उतरने का नाम नहीं लेती, और दिव्यम उसे गोदी से उतारने में लगा रहता। फिर मैं उसे भी गोद में बैठा लेता। अब मैं अपने बच्चों के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं महसूस करता था कि जब भी मैं बच्चों के पास होता, उनसे खेलता, तो वह बहुत खुश होती थी, पर फिर भी बोलती कुछ नहीं थी। जाने उसका अहम था या मेरी परिस्थितियाँ, हम दोनों का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन स्टाफ के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई थी, जो वाटर पार्क में थी। सभी को आना कंपलसरी था। वाटर पार्क में बच्चों को लेकर जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो मैं नीता को लेकर पिकनिक स्पॉट, जो 100 किलोमीटर दूर शहर से बाहर था, गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ जो पार्टी मेरे स्टाफ द्वारा प्रायोजित की गई है, वह मेरे बर्थडे की खुशी की सरप्राइज पार्टी है। वह तो बहुत खुश थी। बहुत मज़ा आया। लगभग 8 बजे सभी लोग निकल गए। मेरा एक कलीग वहीं रहता था। मुझसे बार बार घर चलने की जिद करने लगा। वापसी में हम उसके घर होते हुए आए, इसलिए पूरे ग्रुप से बिछड़कर पीछे रह गए। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुई, तो मैं नीता को कार में अकेली छोड़कर किसी मैकेनिक को ढूंढने गया। काफ़ी प्रयासों के बाद एक मैकेनिक मिला, पर वह उसे चालू नहीं कर पाया। रात के 1 बज रहे थे और अब क्या हो सकता था। तब उसी ने एक सजेशन दिया कि थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहाँ रात बिताई जाए एवं सुबह गैराज खुल जाएगा, तब गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। सजेशन पर एग्री होने के अलावा और चारा भी नहीं था। ठंड शुरू हो गई थी। रात भर यहाँ रहे तो कुल्फ़ी जम जाएगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला और नीता और मैकेनिक धक्का लगाते हुए होटल तक गाड़ी को लेकर आए। कमरा वगैरह लेकर सोने जाते जाते 2 बज गए थे। एक ही बिस्तर पर सोने का यह पहला मौका था। वह बड़ी सकुचा रही थी, फिर दीवार की ओर मुंह करके सो गई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए याद आया कि माँ के अलावा किसी ने भी घर में मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। शायद इन लोगों को पता नहीं था। तभी माँ का ख्याल आया, वह रास्ता देख रही होगी। पता नहीं बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे। वह कंटिन्यू माँ, सुधीर और आरती से बच्चों के हालचाल जानती रही थी, पर मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ था। सोचा माँ को फ़ोन करके यहाँ रुकने का बता दूँ। फ़ोन उठाया, माँ को लगाया। उनसे बात होने पर पता चला कि नीता पहले ही यह इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुकी थी। फ़ोन काटकर मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया। आज के मैसेज चेक करते हुए एक अननोन नंबर के मैसेज पर ध्यान गया। ओपन किया तो लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। मैं चौंक गया। मुझे आई लव यू कौन बोल सकता है। सुबह 6 बजे यह मैसेज मेरे मोबाइल में आया था। अभी फ़ोन करके पूछूं किसका नंबर हो सकता है ये। मैं गैलरी में गया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी बार चौंका क्योंकि फ़ोन मेरे कमरे में ही बज रहा था। मतलब मैसेज नीता ने किया था। मुझे याद आया नीता का नंबर मेरे पास नहीं था और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। पहली घंटी में फ़ोन नहीं उठा, शायद बहुत थक गई थी। मैंने दोबारा कॉल किया। मैं खिड़की से देख रहा था। मुझे कमरे में ना पाकर और फ़ोन पर मेरा नंबर देखकर वह घबरा गई। फ़ोन रिसीव करा और पूछा, यह तुम्हारा नंबर है जी? आप कहाँ हैं? गैलरी में आओ, मुझे याद आ रही थी।
वह नीता जिसने मुझसे बंदूक के दम पर शादी की थी, और यह है आज की नीता। तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर। तब दादी से डर रही थी और आज बच्चे, माँ, सुधीर, मैं ना जाने किस किस से डर रही थी। इतनी ठंड में वह पसीना पसीना हो रही थी, जाने वह किस किस की सोचकर डर रही थी। सिर्फ वह पसीना पसीना नहीं थी, मैं भी ठंड को महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदाज़ा तो मुझे बहुत पहले से था, पर वह कह देगी सोचा ना था। सच में डेयरिंग है। यह मैसेज तुमने भेजा था? जी। आपको अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दीजिए, उसने रुआंसे शब्दों में गर्दन उठाए बिना कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है पिछले साल मैं एक ऑपरेशन पर गया था जहां मुझे गोली लगी थी? जी। एक गोली हाथ में लगी थी जो डॉक्टरों ने निकाल दी थी, और एक गोली मेरे दिल में भी लगी थी। वैसे तो दिल में लगी गोली इंसान की जान ले लेती है, पर मेरे दिल में लगी गोली डॉक्टर तब ढूंढ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद छूकर निकल गई, पर बाद में जब मुझे तकलीफ हुई और एक्सरे किया गया तब पता चला कि जो गोली किसी की जान ले सकती है वह मेरे दिल में घर करके बैठ गई है। मेरे सीने में मेरी धड़कन के साथ धड़क रही है। वो ना जाने क्या करेगी, कभी भी मेरी जान ले सकती है, और हो सकता है वैसे ही पड़ी रहे। वह अवाक सी मुझे देखे जा रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली थी। मैंने कहना जारी रखा, एक ऑपरेशन होना है जिसमें डॉक्टर इस गोली को निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में ना जाने क्या होगा, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम और बच्चे सुधीर के साथ परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि कुछ अनहोनी होने पर माँ का सहारा बन सकते हो। मैं इतनी दुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए और कंट्रोल में रखो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हम वापस से अपना जीवन शुरू कर सकें, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बुरी याद समझकर भुला देना। यह सुनते ही वह गश खाकर कटे वृक्ष की तरह ज़मीन पर गिर गई। मैं बदहवाश होकर उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसे तो आंखें नहीं खोलना था, सो नहीं खोली। उसे गोदी में उठाकर बिजली की फुर्ती से अंदर लाया, बेड पर लिटाया, पानी के छींटे लगाए, पर उसने आंखें नहीं खोली। मैं दौड़कर रिसेप्शन पर गया और कहा कि कोई डॉक्टर मिल सकता है। खुशकिस्मती थी कि वहाँ एक डॉक्टर कपल भी रुका हुआ था, जिन्होंने तुरंत उसको अटेंड किया, कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गई। इतना घबरा गया था मैंने उन्हें कुछ मिनटों में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। किस तरह वह मेरे जीवन में आई थी से लेकर आज वह मेरे जीवन में जो स्थान रख रही थी, स्पष्ट था कि उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसी समय समझ आ गया था कि कितना चाहने लगा हूँ मैं उसे। होश में आ गई थी। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हें? तो कहने लगी, इतना बड़ा झटका दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं बोला, देखो भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय की ही बात है। 3 महीने बाद डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे। आप मुझे एक बात बता सकते हैं? वह बोली, आपके सीने में इतनी बड़ी गोली रह सकती है, पर क्या थोड़ी सी भी जगह मेरे लिए नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं क्या कहता, उसके सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह मेरे पास आई, मेरे जैकेट को पकड़कर झंझोड़कर बोली, क्या सच में अब भी नहीं चाहते आप मुझे? क्या अभी भी मुझे उसी गलती की सज़ा दे रहे हो जो मैंने उस रात की थी? क्या मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसे आगोश में भरकर रो पड़ा था। मैं बोला, नहीं नीता, तुम्हें नहीं चाहता, यह गलत है। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, ना जाने क्यों तुम्हारे प्रति नफरत कब प्यार में बदल गई समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे बिना जीने की, तुम्हारे बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा इतना खूबसूरत परिवार हो सकता है। रोमा के दिए धोखे के बाद पापा चले गए और मैंने अपनी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सोचा था कभी भी शादी नहीं करूँगा, पर जो भगवान ने सोच रखा है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर यह गोली। रोते रोते बोली,
वह गोली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान की कृपा है आप पर, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें। लता के जैसी लिपटी हुई वह कह रही थी। वैसे भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी लाखों कमांडो, लाखों सिपाही सर पर कफन बांध कर निकलते ही हैं। और हम महिलाएं सब कुछ समझते हुए भी आप लोगों को जाने की इजाज़त दे देती हैं। सब भगवान पर छोड़ देते हैं। जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पर जितने दिन भी हम साथ हैं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं आपके साथ का हर पल जीना चाहती हूँ, ऑपरेशन के बाद जो भी हो। पर आज हम साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसकी बेकरारी में समझ रहा था, पर मैं भविष्य के प्रति जरा भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने अपने से दूर हटाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे बाद हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए। मेरा जीवन आप हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और फिर आपकी निशानियां भी तो हैं मेरे साथ। माँ जी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और यह क्या सोच रहे हो? और क्यों मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे ना। वह रोते रोते फिर से मुझसे लिपट गई। मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मिली थी वह मुझे उस रात। पूर्ण समर्पण, अथाह प्यार, बहुत सी शिकायतें, कई सारे वादे, और भी ना जाने क्या क्या। देह से देह का मिलन तो हुआ ही, मन से मन का मधुर मिलन भी आज हुआ था। सुबह 11 बजे दरवाजे पर नॉक हुई। गाड़ी ठीक हो गई थी। पेमेंट करके वापस आया, फ़ोन चेक किया तो कई सारे मिस कॉल पड़े थे। मम्मी से बात की और उन्हें बताया कि गाड़ी में थोड़ा समय लगेगा, हम शाम तक पहुंचेंगे। फ़ोन रखते ही देखा कि वह मुझे घूर रही थी। गाड़ी ठीक हो गई है ना? आपने मम्मी जी से ऐसा क्यों कहा? वह ऐसा है कि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शरारती अंदाज में मैंने कहा तो वह शर्मा गई। फ़ोन मुझसे छुड़ाकर मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, सुधीर, नैनी बच्चों से बात की और फिर खुश हो गई। मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा जी, तुम पर गए हैं? हाँ, मुझे पता है, आप तो बचपन में बहुत शरारती थे, मम्मी जी ने बताया है मुझे। ठीक है, तो अब एक मेरे जैसा भी ले आते हैं। मैंने कहा तो भाग गई बाथरूम में। 3 महीनों का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जीवन का सबसे सुनहरा दौर चल रहा था। हॉस्पिटल में फ़ोन आ गया था। ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई थी। एक दिन पहले एडमिट होना था। शाम को मैंने मम्मी और सुधीर को अपने कमरे में बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताया। मम्मी तो धक से रह गई थी। नीता और सुधीर ने उन्हें संभाला। काफ़ी देर में सांस लेने के बाद वह बोली, अगर उस गोली को वहाँ रहने दिया जाए तो? नहीं मम्मी, वह समय समय पर मुझे तकलीफ़ देती है और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा है, उसे निकालना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी में इतने हंसते मुस्कुराते पल आए हैं, इन्हें प्लीज़ मुझसे मत छीनो। मेरा ऑपरेशन मिरेकल था। इसकी सक्सेस की कई सारी स्टोरीज अखबार में कई दिनों तक छाई रही। मेरे परिवार की खुशियों को भगवान ने बनाए रखा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ वापस से अपनी ड्यूटी कर रहा था, डिपार्टमेंट के साथ साथ बीवी की भी। 2 साल बाद हमारे घर में फिर से नन्ही किलकारी गूंजी। अब की बार बेटा हुआ था। छोटे बेटे का नाम मम्मी ने आशीष रखा। अब मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। तीनों बच्चे अपनी दादी माँ के लाडले थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कुछ समय से नीता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। सारे चेकअप कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। मैं सब समझता हूँ, कोई भी मुझे बता नहीं पा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। इतना समय उसके साथ गुजार चुका हूँ कि अब उसके बिना रहने की कल्पना से भी डर लगता है। मुझे उसकी आदत हो गई है। कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? उसे इतनी तकलीफ़ में रोक भी तो नहीं सकता। उसे जाना ही होगा। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बात बात पर मनाना, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद, मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ तो सिर्फ उसे ही पता है। मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँगा उसके बिना? चिल्लाने को जी करता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक हलचल हुई। सभी लोग रूम की तरफ भागे।
वह बेहोश हो गई थी, बिल्कुल शांत, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, पर धड़कन चल रही थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी तो ऐसे ही बेहोश हो गई थी जब मैंने अपने दिल में लगी गोली के बारे में बताया था उसे। गिर गई थी और बदहवास उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। मम्मी जी को होश आ रहा है, अनुष्का बोली। होश में आते ही अपने पूरे परिवार को अपने आसपास देखकर मुस्कुरा उठी। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोली, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा किया है ना। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सभी बच्चों से कहा कि आप सब घर जाइए, आपकी मम्मी के पास मैं रहता हूँ, और डॉक्टर आशीष तो है ही। सही है, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। नव्या और आरव ने जिद पकड़ ली थी कि दादाजी हमें आपकी कोई स्टोरी सुनाइए, बहुत मज़ा आता था उन्हें जब मैं उन्हें हमारी कहानियाँ सुनाता था। दादी को आराम करने दो, सरगुन बोली। तो नीता धीरे से बोली, सुनाइए ना, अब तो कुछ सुनाना ही था। कौन सी सुननी है बोलो। कॉलेज की रीयूनियन वाली। ठीक है, पहले सब अच्छे से बैठ जाओ। तो हुआ ऐसा कि दिव्यम और अनुष्का तो स्कूल जाने लगे थे। आशीष छोटा सा था। हमें कॉलेज छोड़े कई वर्ष हो चुके थे, तो कॉलेज वालों ने एक रीयूनियन पार्टी का अरेंजमेंट किया। मुझे इनविटेशन आ चुका था, और उस शाम मैंने नीता को बोला कि मेरे साथ पार्टी में चलो। तो नीता कहने लगी, दिव्यम और अनुष्का मम्मी जी को परेशान करेंगे, आशीष भी छोटा सा है, तो सबको लेकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप अकेले ही हो आइए। सभी दोस्तों के साथ रोमा भी आई थी वहाँ, जिसकी मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी एन्जॉयमेंट हुआ। मैं रोमा से और रोमा मुझसे नज़रें चुराती रही। निकलते समय हमारी बात हो ही गई। ज़्यादा कुछ नहीं, पूछने लगी कैसे हो। एक दो दोस्तों ने दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बनाया। कहने लगी, तुम भी ज़रूर आना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। कुछ एनआरआई दोस्त और वह करीब एक महीने के लिए इंडिया में थे, तो पार्टी प्लान हो गई। हमारी कुछ एक मुलाकात और हुई। अब मुझसे वह काफ़ी खुल गई थी, हर पार्टी में मेरे साथ ही रहती, और एक दिन नशे की हालत में अपनी काफ़ी सारी निजी बातें मुझसे शेयर करने लगी। बोली, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसके अनुसार वह उसके पति की बीवी तो थी, परंतु इनके साथ मन का रिश्ता ना बना पाया। इनमें हमेशा विवाद ही होते रहे, और भरपूर पैसा और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वह मन से बिल्कुल खाली थी। उसी भावुकता के क्षण में उसने मुझसे पढ़ने निवेदन किया था, और मैंने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब मुझ पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है। वह कहने लगी, उसे कहाँ पता चलेगा। तो मैंने बोला, उसे पता चलने की बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। पर वह तो जैसे कुछ ठान कर ही बैठी थी, तो मुझे कुछ अनसंड कहने लगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, और वह चुप ही नहीं हो रही थी। मुझे नामर्द, जोरू का गुलाम, ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी पीछे की टेबल पर से निकलकर जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारी दादी ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता जब वह कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता, तो तुझे समझ नहीं आ रही। जा रही है यहाँ से या निकालूं सैंडल। मैं हैरान होकर देखने लगा। नीता तुम। मैं बस इतना ही बोल पाया। रोमा हक्की बक्की होकर भागती नजर आई। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और घर लेकर आया। तुम्हें तो बच्चे संभालने रहते थे, मेरे साथ चलने में जोर पड़ रहा था। जो मेरे पीठ पीछे जासूसी करने आई थी। जिस रीयूनियन की पार्टी के बारे में आपने मुझे आखिरी दिन बताया था, उसके बारे में मुझे 15 दिन पहले से पता था। सुधीर की होने वाली पत्नी उसी कॉलेज में पढ़ती है, और अपनी होने वाली ननंद के लिए वहाँ काम कर रही थी। पर तुमने यह जासूसी करवाई क्यों? मुझे पहले से ही पता था कि रोमा आने वाली है। मैं जानना चाहती थी कि अब भी आपको वह पसंद है। अगर मुझे वह पसंद होती तो क्या? तीनों बच्चे उसके गले में बांधकर चली जाती, मैं भी इंदौर। तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? मेरी जंगली बिल्ली, मेरी शेरनी। बच्चे खूब हंसने लगे। वह भी मुस्कुरा उठी। पापा, अब आप भी सो जाइए, मम्मी को भी सोने दीजिए, और आप सब घर जाइए, आशीष बोला। वह सबकी आखिरी मुलाकात थी।
मैंने उसका सर सहलाया और फिर आशीष के साथ घर आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद का तो कोई निशान ही नहीं था। मैं फिर विचारों में डूब गया। तीनों बच्चों का पालन पोषण, सुधीर का विवाह, उसके बच्चे, माँ की बीमारी, माँ का जाना, दिव्यम का आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना, अनुष्का का मेरी तरह डिफेंस में जाना, आशीष का डॉक्टर बनने का सपना, हर जगह वह मेरे साथ खड़ी थी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहभागिनी। तीनों बच्चों के विवाह भी उसकी पसंद और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही किए थे। भरा पूरा परिवार था मेरा। बड़ा ही खूबसूरत जीवन जिया था मैंने उसके साथ। अगर मैं चिराग लेकर घूमता तो भी उसके जैसी पत्नी नहीं पा सकता था। सच में वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। सारी रात कितने ही विचार मेरे मन में आते जाते रहे। आशीष मुझे जबरन घर छोड़ गया था। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि जल्दी से अस्पताल जाकर उसे देख सकूं। न जाने कब आंख लगी। दिव्यम मुझे उठा रहा था। अस्पताल से फ़ोन आया था। वह सुबह नहीं उठी थी। मैं उसे यूं देखकर खुद भी निर्जीव सा हो गया था। सब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोने में कुर्सी पर बैठा हूँ। उसने तो कहा था कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर आज अकेले कैसे जा सकती है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, मुझे और परिवार को दिलासे दे रहे हैं। मैं अपलक उसे निहार रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसे जीऊँगा उसके बिना। उसे तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा था। वही तो मेरी किस्मत थी। अपनी किस्मत के बिना कोई जीता है भला। सभी लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जाने लगे। अनुष्का और आशीष मुझे भी उठा रहे हैं, पर मुझे हिलाते हुए दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उसने मेरा साथ छोड़ा तो क्या हुआ? उसका वादा मुझे पूरा करना था ना। वह मुझे छोड़ गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसी के साथ जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के साथ जा रहा हूँ। नीता जी का साथ निभाने के लिए विनय जी भी इस दुनिया को छोड़कर नीता जी के साथ परमात्मा के घर चले गए। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। आपको विनय और नीता के जीवन की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।